Hello dear student, good afternoon. Welcome to Inspire Academy बालाघाट. I am हिमांगनी रांगडाले. बच्चों, आप सभी को याद ही होगा कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका है. अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाकर देखना है. उसमें हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर और उसमें और कौन से ऑर्गन होते हैं, इनके बारे में हमने सारी जानकारी ली हुई है. ठीक है. और सबसे बेस जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का है वो वही था. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जरूर जाकर देखना है, फर्स्ट लेक्चर जरूर जाके देखना है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाए. ठीक है. और अगर आपने देख लिया है तो आज की क्लास को लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए. आई होप कि आप सभी रेडी हो गए होंगे आज की क्लास को लेने के लिए. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिल्कुल नए जोश के साथ में. तो चलिए बेटा, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं किसका, जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है. तो रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने डेफिनेशन देखा था कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो हमारे लंग्स के माध्यम से और सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से सेल तक जाती है और सेल के बाद में वहाँ से फिर से रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है. तो ये जो प्रोसेस हो रही है आपकी ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होकर बाहर निकलने की, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, रेस्पिरेशन कहलाती है. ठीक है. अब रेस्पिरेशन हमने अलग अलग एनिमल में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखा था. जैसे कि अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा, लंग्स होता है. आप सभी को पता ही होगा, है ना. वैसे ही अलग अलग प्रकार के जो आपके एनिमल होते हैं, आपकी अर्थ में बहुत सारे एनिमल हैं, तो अलग अलग एनिमल में आपको अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन और अलग अलग रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा. रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट तो केवल कितने प्रकार के होंगे, 3 ही प्रकार के होंगे. 3 में से ही कोई ना कोई रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट होगा आपके कहाँ, एनिमल्स में. लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा अलग अलग होते हैं. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हमने बात किया था. जितने आपके एनिमल किंगडम में फाइलम है उनमें अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, तो उनके बारे में हमने देखा था. तो एक बार आपको रिवाइज कर लेना है. इसके बाद में हमने क्या देखा था बेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात किया था. और ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमने क्या क्या चीज़ें देख लिया था कि मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है, ये मनुष्य का श्वसन अंग किस तरीके का होता है, इसमें कौन से ऑर्गन होते हैं, कहाँ आके एयर स्टोर होती है, इसके बारे में हमने देखा था. तो एक बार इसको क्या करना है, आपको रिवाइज कर लेना है. ठीक है. फिर हमने देखा था जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के 2 पार्ट होते हैं. कितने पार्ट होते हैं बच्चा, 2 पार्ट होते हैं आपके रेस्पिरेशन के. एक पार्ट होता है कंडक्टिंग पार्ट या चालन पार्ट, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना और ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये पार्ट क्या कहलाता है, कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है. और ये होता किससे है, हमारी जो नॉस्ट्रिल होती है जिसको हम नासा गुहा बोलते हैं, नासा गुहा से. और स्टोर कहाँ हो रही है आपकी, ब्रोंकी सॉरी एल्वियोलाई. तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकाल रहे हो और ऑक्सीजन जो अंदर ले रहे हो, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, कंडक्टिंग. लेकिन एक्सचेंजिंग पार्ट क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो उसको कहाँ तक पहुंचाना है, आपको सेल तक पहुंचाना है ना. जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो उसको कहाँ तक पहुंचाना है बेटा, उसको पहुंचाना है आपको सेल तक. ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुंचाना है, इस ऑक्सीजन को पहुंचाना है आपको इस सेल तक. तो सेल तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लंग्स से क्या करना पड़ेगा, लंग्स से सबसे पहले ऑक्सीजन को कहाँ डालना पड़ेगा, ब्लड वेसल्स में डालना पड़ेगा. कहाँ डालना पड़ेगा, ब्लड वेसल्स में डालना पड़ेगा. और ब्लड वेसल्स तक ऑक्सीजन का जाना और ब्लड वेसल्स से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का आना, यही प्रोसेस होती है किस चीज की, किसे कहा जाएगा, एक्सचेंजिंग पार्ट कहा जाएगा इसी पार्ट को, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज और लंग्स के बीच में एक्सचेंज हो रही हैं. ये और इसके अलावा कहाँ होगा एक्सचेंजिंग पार्ट बेटा, इसके अलावा सेल्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में भी एक्सचेंज होती हैं गैसेस. क्लियर हुआ. इसके बाद में यहाँ तक की चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुका था. यहाँ तक की चीजें हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था. अब हम देखते हैं आज की क्लास में आगे क्या पढ़ने वाले हैं. तो हम देखने वाले हैं
रेस्पिरेशन की जो स्टेप्स होती हैं वो क्या होती हैं, कितने स्टेप में रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए रेस्पिरेशन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है देख लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितनी स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम, कितने चरण में श्वसन कंप्लीट होता है, श्वसन के चरण। ठीक है, श्वसन के चरण की बात कर रहे हैं कि कितने चरणों में आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। बेटा अगर हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप्स में? 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है आपका रेस्पिरेशन। सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आपको क्या करना है, सांस लेना है, सांस लेना है और सांस छोड़ना है, तो आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। ये प्रोसेस है क्या चीज, जिसको आप ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये प्रोसेस क्या है, इसको बोला जाता है, पहली प्रोसेस है जिसका नाम है ब्रीदिंग। क्या है बेटा? पहली है ब्रीदिंग। पहली स्टेप क्या है? ब्रीदिंग, श्वासन। ठीक है, श्वासन मतलब कि जिसमें हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, ब्रीदिंग। दूसरी स्टेप होगी बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या होगी? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। तीसरी स्टेप है हमारी, तीसरी स्टेप है आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या हो जाएगी? सॉरी, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन को क्या बोला जाएगा? इंटरनल रेस्पिरेशन को क्या बोला जाएगा बेटा? तो इंटरनल रेस्पिरेशन को बोला जाएगा आंतरिक श्वसन। क्या बोला जाएगा? आंतरिक श्वसन। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा आपका क्या, सेल्युलर रेस्पिरेशन, सेल्युलर रेस्पिरेशन, इसको बोला जाएगा क्या, कोशिकीय श्वसन। तो लिख देते हैं हम कोशिकीय श्वसन। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेप्स हैं आपके, इन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होने वाली है आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस। और इनके ऑर्गन कौन से कहाँ से कहाँ तक ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, तो इसको देख लेते हैं हम। बेटा अगर ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, हम सांस लेने और छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि नाक से आप सांस ले रहे हो, नाक से सांस ले रहे हो, और आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में, लास्ट पार्ट में हमने देखा था क्या, कि ये है, यहाँ से आप सांस लेंगे और यहाँ पर आके ये जो एल्वियोलाई है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, आपकी गैसेज स्टोर हो जाएंगी। तो गैसेज स्टोर हो गई, गैसेज स्टोर होने के बाद में ये अब आगे चल के क्या होंगी, ब्लड कैपिलरीज में जाएंगी। ब्लड कैपिलरीज में जाने के बाद में ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, उस ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके जाएंगी। तो इस बार इसको हम एक बार समझ लेते हैं, हम कैसे होगा। इसमें हम देख लेते हैं लंग्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, लंग्स का स्ट्रक्चर। ये आपका कुछ इस तरीके का क्या होगा, नॉस्ट्रिल। आगे चल के जो आपकी ट्रेकिया है बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद में ये दोनों जो ट्रेकिया से निकली हुई जो आपकी पाइप हैं, ये तो 2 पार्ट हैं, ये कहाँ तक जाएंगे, आपके लंग्स तक जाएंगे। लंग्स में आपके क्या है बेटा, लंग्स में इस तरीके की कुछ ब्रोंक्यूल्स बनी हुई हैं। क्या है? कुछ इस तरीके की ब्रोंक्यूल्स बनी हुई हैं, और इन ब्रोंक्यूल्स में क्या है, ग्रेप्स के समान, गुच्छे के समान स्ट्रक्चर, ग्रेप्स के गुच्छे के समान क्या है, कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कैसे हैं, खोखले हैं, जिनको बोला गया है क्या, एयर शेक। क्या बोला गया है, एयर शेक, या इसी को बोला जाता है एल्वियोलाई। ठीक है, क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई। अब क्या होगा, इसको समझते हैं हम, क्या होगा इसमें। जब हम ये 4 पार्ट को आपको समझना है, उसके बाद में इसकी थ्योरी आपको लिखना है। ठीक है,
आपको क्या करना है, सबसे पहली प्रोसेस है हमारी क्या, ब्रीदिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे। एटमॉस्फेयर में क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होंगी, एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होंगी आपकी, ये एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होंगी, आपकी नॉस्ट्रिल के माध्यम से, ये क्या है, नॉस्ट्रिल वाला पार्ट है, किस क्या है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से होते हुए कहाँ इंटर करेंगी बेटा, नॉस्ट्रिल से होते हुए कुछ इस तरीके से इंटर करेंगी और अपने दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी गैसेस और दोनों लंग्स में जाएंगी। दोनों लंग्स में जाने के बाद में क्या होगा, जो गैस लिए हो उसमें आपने क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है, तो आपने क्या किए, ऑक्सीजन अंदर ले लिए, क्या किए, ऑक्सीजन अंदर ले लिए, मतलब श्वास ले लिए। इसके बाद में क्या हुआ बेटा, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में होगा यहाँ से कुछ ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं, क्या हो रही है, यहाँ से बहुत सारी क्या चल रही है, ब्लड कैपिलरीज इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है, छोटी छोटी सी केशिकाएं, बहुत छोटी छोटी सी ब्लड कैपिलरीज आपकी लंग्स के किनारे फैली हुई है। ये क्या करेगा बेटा, ये जो कैपिलरीज है ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन को ले लेंगी, क्या करेंगी, ऑक्सीजन को ले लेंगी। अब ये ऑक्सीजन कहाँ आ गई बच्चा, ये ऑक्सीजन आ गई आपकी ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज से ये ऑक्सीजन ट्रांसफर होते हुए कहाँ चली जाएगी, ब्लड कैपिलरीज से ये ऑक्सीजन ट्रांसफर होते हुए या ट्रांसपोर्ट करके आपकी ब्लड सेल्स जो है वो कहाँ लेके जाएंगी, तो कहाँ लेके जाएंगी आपको याद होना चाहिए, कहाँ लेके जाएंगी, तो सेल के अंदर लेके जाने वाली है। जब ये ब्लड सेल कहाँ चली जाएंगी, ब्लड कैपिलरीज आपकी सेल्स से होकर गुजरेंगी, तो ये क्या काम करेंगी, सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपकी सेल में चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी ब्लड कैपिलरीज में। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, तो आपको पता होगा कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी, आपकी ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगी और ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, सेल में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाली, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली कैपिलरीज हैं ये फिर से कहाँ जाएंगी, फिर से कहाँ चली जाएंगी, आपके लंग्स के पास में जाएंगी, फिर से ये किसको देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपके एलियोलाई को देंगी, फिर ऑक्सीजन लेंगी और फिर से ये साइकिल ऐसे चलते हुए चलता है, ठीक है। ये साइकिल पूरा चलते हुए चलता है और यही साइकिल आपकी 4 स्टेप्स है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपने ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ली गई है ये फिर से क्या होगी बेटा, ये फिर से बॉडी से आपके बाहर निकलकर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को जो बाहर निकाला, इस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग। क्या करना, श्वास, CO2 का एटमॉस्फेयर में जाना और ऑक्सीजन का एलियोलाई में आना। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है बेटा, तो ये क्या कहलाती है, आपको याद रखना है, ब्रीदिंग कहलाती है। और ब्रीदिंग होता कहाँ से कहाँ तक है, तो ब्रीदिंग होता है आपके नॉस्ट्रिल से लेकर, नॉस्ट्रिल से कहाँ तक, एल्वियोलाई तक, ठीक है। एलियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो आगे बढ़ जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एलियोलाई की वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो नॉस्ट्रिल और एलियोलाई, नॉस्ट्रिल और एलियोलाई के बीच में जो गैसेस आ रही हैं जा रही हैं इसको बोला गया है ब्रीदिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। इनहेलेशन किए हमने, सांस लिए, ऑक्सीजन अंदर गई, छोड़े, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। क्लियर हुआ बेटा, तो ये हुई आपकी ब्रीदिंग की प्रोसेस। इसके बाद में ब्रीदिंग जब हो गई हमारी, तो ब्रीदिंग के बाद में आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है बेटा। तो आगे की जो प्रोसेस हो रही है जिसमें हमने ऑक्सीजन को क्या किया है, ब्लड कैपिलरी में डाला है और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड को डाला है कहाँ पर, कहाँ पर, एलियोलाई में। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है इसको बोला गया है क्या, इसको बोला गया है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोला गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होगा, तो बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है किसके बीच, एलियोलाई
और किसके बीच, एलियोलाई और ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। एलियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होंगी, गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं। इसमें भी क्या हो रही है, गैसेज एक्सचेंज हो रही है। डन बेटा, ये आपको पूरा सिस्टम याद रखना है, इसके अलग अलग प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में रेस्पिरेशन में इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन अब क्या होगी, अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, सेल्स तक जाएगी। तो सेल्स में यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल रहे हो, तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है गैसेज एक्सचेंज की, उसको बोला जाएगा क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन। जिसमें क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, और किसके बीच में, सेल के बीच में जो गैसेस ट्रांसफर हो रही हैं उसको बोला जाएगा क्या, उसको बोला जाएगा आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके बाद में क्या होगा बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर होगा, किस में होगा, सेल में होगा, और इसमें क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस को बोला जाता है क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये 4 स्टेप आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अगर ये 4 स्टेप क्लियर हैं और ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्लियर है, तो हम अब बढ़ते हैं, हमारे हर स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, जल्दी से बताएंगे, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा। तो फर्स्ट स्टेप है हमारी ब्रीदिंग। क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारी ब्रीदिंग, ठीक है। अब ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं। ब्रीदिंग में क्या आ रहा है, आप श्वास ले रहे हो और श्वास छोड़ रहे हो। क्या हो रहा है, ब्रीदिंग में आप क्या कर रहे हो, श्वास ले रहे हो और श्वास छोड़ रहे हो। इस श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो प्रोसेस है, श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग में हमने बोला क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें श्वास लेने और क्या होता है, छोड़ने की प्रक्रिया होती है, छोड़ने की प्रक्रिया होती है। श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया हो रही है बच्चा, वही क्या कहला रही है, ब्रीदिंग कहला रही है। तो हम बोल रहे हैं कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना, तो इसको बेटा साइंस की भाषा में बोला जाता है, साइंस की भाषा में इसको बोला जाता है क्या, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। क्या बोला जाएगा, इनहेलेशन, इनहेलेशन, और दूसरा क्या है, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को बोला जाता है अंतः श्वसन। क्या बोला जाएगा, सॉरी अंतः श्वसन नहीं, क्या बोला जाता है, इनहेलेशन को क्या बोला जाता है, इनहेलेशन को इंस्पिरेशन, 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 इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन मतलब, एक्सपायरेशन मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन मतलब निःश्वसन। अब हिंदी में इसको बोला जाता है अंतः श्वसन और इसको बोला जाता है निःश्वसन, निःश्वसन, ठीक है। ये आपकी 2 स्टेप्स होती हैं। अब ये 2 स्टेप्स की बात कर रहे हैं बच्चा हम, तो 2 स्टेप्स याद रखना है। इनहेलेशन जिसमें क्या होता है, श्वास ली जाती है, श्वास ली जाती है, और एक्सहेलेशन में क्या किया जाता है, श्वास छोड़ी जाती है, श्वास छोड़ी जाती है,
श्वास ली जाती है और क्या होती है, श्वास छोड़ी जाती है। अब बेटा जो श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रोसेस होती है, इसमें हमारे जो थोरेसिक कैविटी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर ही क्या होते हैं, लंग्स एस्टेब्लिश होते हैं। तो ये जो थोरेसिक कैविटी है ये किस तरीके से हमको रेस्पिरेशन में मतलब ब्रीदिंग में हेल्प करती है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। बेटा थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। कुछ इस तरीके का हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम इसको क्या कर रहे हैं, मान लो कि थोरेसिक कैविटी हमारी, तो हम यहाँ से इसको काट के देख रहे हैं। ठीक है, काट के देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो खोखली कैविटी है, खोखली कैविटी है उसके अंदर किस तरीके से हमारी जो लंग्स की स्टेब्लिश हुई है और किस तरीके से हमारी जो पसलियां हैं, हमारी जो रिब्स है वो अरेंज है और किस तरीके से लंग्स से वो जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारी लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, वो बेटा किससे जुड़ी होती है, आपकी रिब्स की मसल्स से जुड़ी होती है। इसी कारण तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप श्वास लेते हैं तो क्या होता है, आपकी पसलियों का साइज जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके का हमको क्या दिखेगा, अगर हम इसको बीच से काटेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। फिर इसके अंदर कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देगी। ये वाले पार्ट में आपकी क्या होंगी, स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट। ठीक, अब इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर लंग्स हैं आपके कुछ इस तरीके से, इनको भी हम बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से क्या है, लंग्स है। ठीक, ये हो गए लंग्स। अब अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के नीचे आपको पता होना चाहिए कि लंग्स के नीचे क्या होता है। कुछ इस तरीके से आपको डायफ्राम देखने को मिलेगा। लंग्स के नीचे क्या होगा, डायफ्राम होगा। इसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर भरा होता है क्या, लिक्विड। क्या भरा होता है, एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है। इस कैविटी में जो लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड हो गया। इसके बाद में बेटा इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। इसके चारों तरफ भी एक क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी। कुछ इस तरीके से क्या होगी, मेम्ब्रेन। ये हो गई आपकी क्या, मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाद में क्या होगा, इसमें भरी होगी आपकी एयर। यहाँ भरी होगी आपकी एयर, मतलब किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, अब इसके नाम देख लेते हैं हम, क्या क्या नाम होते हैं इनके। चलिए बेटा अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है पेराइटल प्लूरा। एक सेकेंड, चलिए ये आपका पार्ट है कौन सा वाला, जो आपकी बॉडी वॉल। क्या है ये, बॉडी वॉल। ठीक है, ये वाली जो है इसको बोला जाता है पेराइटल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा के बाद में ये जो है इसको बोला जाता है विस्सिरल प्लूरा। ठीक है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है बेटा, इस लिक्विड को बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, और ये हो गए क्या आपके लंग्स, और ये क्या है, डायफ्राम। क्या है ये, डायफ्राम। ठीक, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या देखने को मिलेंगी आपको, यहाँ देखने को मिलेंगी क्या, रिब्स। क्या देखने को मिलेंगी बेटा, रिब्स। सामने की तरफ यहाँ कहीं पर,
सामने की तरफ अगर मैं बनाऊं तो सामने की तरफ यहाँ कहीं पर देखने को मिलेगा आपको क्या, स्टर्नम। क्या देखने को मिलेगा, सामने की तरफ देखने को मिलेगा आपको स्टर्नम। स्टर्नम, ये स्टर्नम एक बोन है जिससे आपकी रिब्स जो है वो जो जुड़ी होती हैं आपके सामने से, आप महसूस कर सकते हो। आपके सामने की जो बोन है जिससे आपकी पसलियां जुड़ी हुई हैं वो क्या होती है, आपकी स्टर्नम होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम पीछे की बात कर रहे हैं तो पीछे की तरफ भी इसमें क्या होगी, इसमें पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगी वर्टिब्रल कॉलम। कुछ इस तरीके की पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगी वर्टिब्रल कॉलम। क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, और नीचे की तरफ क्या है आपका, डायाफ्राम। डायाफ्राम, ठीक है। तो ये सभी मिलके बेटा किसका निर्माण, किसका क्या करते हैं, हमको ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, आपको मेम्ब्रेन याद रखना है कि पेराइटल प्लूरा और विस्सेरल प्लूरा, इसीलिए हम जो लंग्स होती है उसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं पल्मोनरी प्लूरा। ठीक है, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है उसको बोला जाता है क्या, पल्मोनरी प्लूरा। अब इसके बाद में हम अगर बात करें इसकी कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है जो ब्रीदिंग में हेल्प कर रही है, थोरेसिक कैविटी जो ब्रीदिंग में हेल्प कर रही है उसके कौन से अंग होते हैं, उसमें कौन से पार्ट होते हैं, तो ये देख लेते हैं हम। चलिए, तो आपने देखा कि इस तरीके का हमारा जो वॉल होती है उसके साथ में हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ में हमने देखा जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, क्या, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का पार्ट जो क्या करना है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, उसमें क्या है, क्या है, वेंट्रली, वेंट्रली लोकेटेड, वेंट्रली लोकेटेड स्टर्नम। सामने की तरफ क्या है बेटा, सामने की तरफ है स्टर्नम। आपको दिखाई दे रहा होगा सामने की तरफ क्या होती है, ये आपकी जो बोन होती है वो क्या है, स्टर्नम। थोरेसिक कैविटी की बात कर रहे हैं क्योंकि ब्रीदिंग करना है हमको, तो ब्रीदिंग के लिए जो हेल्प करने वाले, क्या बोलना चाहिए, जो ब्रीदिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं आपको, थोरेसिक कैविटी को बनाने में जो हेल्प कर रहे हैं, उनमें कौन से ऑर्गन का सपोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो थोरेसिक कैविटी में जो ऑर्गन सपोर्ट कर रहे हैं उसमें वेंट्रली लोकेटेड क्या है, स्टर्नम, मतलब कि सामने की तरफ। डोर्सली लोकेटेड क्या है, डोर्सली लोकेटेड क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। क्या है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में हम बात करें साइड में, साइड में क्या है, तो साइड में है हमारी रिब्स। तो लेटरली क्या है, लेटरली लोकेटेड रिब्स, रिब्स। और ये रिब्स के साथ में रिब्स के बीच की जो मसल्स होती हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम, रिब्स के बीच की मसल्स, पेशियां, इनका नाम भी पूछा जाता है क्योंकि इन्हीं पेशियों से आपकी जो ये मेम्ब्रेन है ये जुड़ी होती है। इन्हीं पेशियों से क्या होगी, मेम्ब्रेन जुड़ी होगी, जिसके कारण जब आप सांस लोगे तो पसलियां भी हेल्प करेंगी आपके लंग्स को के साइज को बढ़ाने में। ठीक है, तो पेशियां, इसका नाम याद रखना है आपको बच्चा, इसका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या नाम है, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स नाम है जो रिब्स के बीच में जो पसलियां पाई जाती हैं उसका। इसके बाद में हमने देखा आगे हो गया, पीछे हो गया, साइड में हो गया, नीचे की तरफ, नीचे, नीचे क्या होता है, नीचे की तरफ क्या पाया जाता है आपका, क्या देखा आपने, क्या देखा आपने, आपने देखा कि लोअर साइड पे आपको देखने को मिलेगा डायफ्राम। लोअर साइड पे क्या देखने को मिलेगा, डायफ्राम, डायफ्राम। ठीक है,
तो ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, आपकी थोरेसिक चैम्बर को बनाते हैं, जो आपके ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में सेट करते हुए चलना है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ब्रीदिंग की बात किया हमने, ब्रीदिंग हमने देखा कि 2 स्टेप्स में, मतलब इसकी 2 स्टेप्स होती हैं। पहले सांस ली जाती है जिसको इनहेलेशन बोला जाता है, श्वास छोड़ी जाती है उसको एक्सहेलेशन बोला जाता है। श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो प्रोसेस है वो हमारी किसमें, जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक चैम्बर होता है, उसी में कंप्लीट होती है, जिसको हम देखें थोरेसिक चैम्बर हमने देखा इस तरीके से क्या होगा, ये थोरेसिक चैम्बर होगा। तो थोरेसिक चैम्बर में आपके कौन से ऑर्गन आपके हेल्प करते हैं आपके रेस्पिरेशन में, सॉरी ब्रीदिंग में, तो उसकी बात की है हमने, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर बनाने में जो ऑर्गन हेल्प किए उसकी बात किया हमने। तो ये है आपका क्या, थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। तो ये थोरेसिक चैम्बर हमने बनाया। थोरेसिक चैम्बर में हमने देखा कि सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन, जो वॉल है वो तो बॉडी वॉल है, ये क्या है, राइटल प्लूरा, अंदर वाली विस्सेरल प्लूरा, उसके बाद में उनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। अगर हम बात करें थोरेसिक चैम्बर बनाने में या फिर ब्रीदिंग में हेल्प करने वाले जो ऑर्गन है, और तो स्टर्नम है सामने, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, नीचे की तरफ डायफ्राम है, और साइड से आपकी हेल्प करती हैं पसलियाँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि ये जो सभी के सभी ऑर्गन हैं ये किस तरीके से हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, मतलब हम अब पढ़ने वाले हैं क्या, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा किसके बारे में, इनहेलेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, इनहेलेशन। इनहेलेशन, अगर इनहेलेशन की बात करें, हाँ एक चीज और नोट करना है आपको, एक चीज और नोट करना है यहाँ पर आपको ये नोट करना है बेटा कि जो भी ब्रीदिंग होने वाली है, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। किस पे, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। मतलब प्रेशर इसमें हमेशा कैसा होगा, प्रेशर हमेशा कैसा होता है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमेशा कैसा होगा, प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा होता है, हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनहेलेशन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, इनहेलेशन की। तो बेटा अगर हम इनहेलेशन की बात करें तो इनहेलेशन में सबसे पहले हमने देखा कि हमेशा क्या होना चाहिए, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, वॉल्यूम के। अब आपको सबसे पहले एक चीज बताना है कि अगर हमको क्या करना है, एयर अंदर लेना है, एयर अंदर लेना है, तो अंदर का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए या कम होना चाहिए, आपके लंग्स का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि मैम अगर हमको एयर अंदर लेना है तो अंदर हमको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, आयतन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके तो क्या होगी, एयर हमारे अंदर इंटर करेगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको इसमें क्या करना है बेटा, इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में क्या होगा, इसमें लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ता है, लंग्स के वॉल्यूम को क्या करना है, को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। अब जब हमको वॉल्यूम बढ़ाना है तो बेटा प्रेशर ऑटोमेटिक कैसा होगा, कम होगा। प्रेशर कैसा करना पड़ेगा हमको, प्रेशर कैसा होता है, डिक्रीज, मतलब कम होता है, ठीक है। जब हम सांस ले रहे हैं इनहेलेशन में क्या होगा, वॉल्यूम लंग्स का बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। अब आपको एक चीज ये भी पता होगी, अगर हम इस साइड से प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर जिस साइड ज्यादा होगा, हमेशा कोई भी चीज क्या होगी, जिस साइड प्रेशर कम है उसकी तरफ ढकेलने लगती है, ठीक है। अब आपको यहां पर हम थोड़ा सा देख रहे हैं, इस तरीके से आपके क्या है, लंग्स है, क्या है, लंग्स है,
अब इधर से क्या लगा रहे हो आप, प्रेशर लगा रहे हो, इधर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इधर क्या है, प्रेशर अधिक है, और आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कैसा है, कम है। लंग्स के अंदर का प्रेशर कैसा है, कम है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम यहाँ पर कैसा है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कैसा है, यहाँ पर बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ा हुआ है। अब क्या हुआ, प्रेशर यहाँ कम है, इधर से प्रेशर ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इसमें क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जब एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, तो गैसेस हमारे नाक के द्वारा कहाँ पर, लंग्स में आने लगती हैं। जब लंग्स में आ जाती हैं तो क्या होता है, यहाँ का प्रेशर अब बढ़ने लगता है, यहाँ का प्रेशर बढ़ने लगता है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इनहेलेशन में क्या होगा, हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा किसकी अपेक्षा, लंग्स की अपेक्षा, और वॉल्यूम कैसा होगा, बढ़ेगा किसमें, इनहेलेशन में। तो इसमें वॉल्यूम बढ़ता है लंग्स का, और ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बेटा, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। आपने एक चीज पढ़ा होगा, एक चीज पढ़ा होगा कि जब भी हमको किसी भी प्रकार की ऊर्जा को ट्रांसफर करना होता है तो ऊर्जा हमेशा अधिक से कम की तरफ बढ़ती है। जहाँ ज़्यादा ऊर्जा होगी वहाँ से ऊर्जा कम की तरफ बढ़ती है। वैसे ही प्रेशर भी, जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ से कम प्रेशर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रेशर को कम करने के लिए हमने क्या किया है, साइज बढ़ा दिया। वॉल्यूम मतलब आयतन और प्रेशर में आपको अंतर क्लियर होगा, यही मान के चल रही हूँ मैं। और अगर आपको अंतर क्लियर नहीं है बेटा तो एक चीज़ याद रखना है आपको, जैसे कि अगर आप बात करेंगे, एक खाली बर्तन है, अगर एक खाली बर्तन है उसमें आपने अगर फुल पानी डाला है, फुल पानी डाला है, उसमें और एक्स्ट्रा पानी आप नहीं डाल सकते, उसका ऑलरेडी प्रेशर जितना उसका होना चाहिए था उतना फुल है, 100% प्रेशर है। अब वॉल्यूम भी उसका उतना ही है। वॉल्यूम मतलब कि उसका आयतन, जितना उसका बर्तन का आकार है वो उसका क्या है, वॉल्यूम है। अब आपको अगर पूरा पानी, एक्स्ट्रा पानी और डालना है उसमें, तो उसका क्या करना पड़ेगा, आपको साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो जो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है वही क्या है, उसका आयतन है। और प्रेशर क्या है, जो दबाव पड़ रहा है। आप एक्स्ट्रा पानी डालोगे तो उसमें नहीं आएगा ना, क्योंकि उसका प्रेशर 100% हो चुका है कंप्लीट। लेकिन जैसे ही आप उसको वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, मतलब छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में उसी पानी को ट्रांसफर करेंगे, तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, वहाँ कम हो जाएगा, प्रेशर, सॉरी, वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक्स्ट्रा पानी आप उसी में डाल सकते हो क्योंकि प्रेशर कैसा हो गया, वहाँ कम हो गया। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बेटा वैसे ही हमारे लंग्स काम करते हैं। जब हमारे लंग्स में वॉल्यूम बढ़ाना होता है, तो वॉल्यूम बढ़ाना होता है तो क्या करती हैं, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, जो हमने अभी 4 ऑर्गन की बात किया है, वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। और ये वॉल्यूम क्यों बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमको प्रेशर को कम करना है। तो प्रेशर कम करने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स, किसका काम होगा, पहली चीज तो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कैसी होंगी, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इससे भी क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। दूसरा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे भी क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो जिससे क्या होगा, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इससे क्या होता है, इससे पसलियां, जिनको आप क्या बोल रहे हैं, रिब्स बोल रहे हैं, पसलियां ऊपर उठ जाती हैं, क्या होंगी, ऊपर उठ जाती हैं।
और क्या होता है, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। अब साइज बढ़ गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा, अब एटमॉस्फेयर की एयर क्या होगी, स्टोर करने के लिए हमारे लंग्स अब तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो जब अंदर आ गई एयर, अंदर जब आ गई एयर तो अब क्या करना है, जब ये इनहेलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, इनहेलेशन में क्या हुआ, इनहेलेशन में हमने सांस अंदर लिए, इसके लिए हमको वॉल्यूम बढ़ाने की आवश्यकता होती है, प्रेशर को कम करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रेशर को कम करने के लिए हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या होता है, एटीपी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा लगती है हमको, क्योंकि क्या करना है, इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, और डायफ्राम को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को दबाना चाहते हैं तो ऊर्जा लगेगी, छोड़ने के लिए कोई ऊर्जा नहीं लगेगी, तो वैसे ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब वॉल्यूम बढ़ गया, एटमॉस्फेयर की एयर कहाँ पर आ जाती है, आपके लंग्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, इनहेलेशन कहलाती है। तो इनहेलेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इनहेलेशन में। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा और लंग्स प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम एटमॉस्फेयर का कम होगा, मतलब कि लंग्स का ज़्यादा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं एक्सहेलेशन की। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, अब हम बात कर रहे हैं, हमारा सेकेंड ब्रीदिंग पॉइंट है जिसका नाम है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब अब हमको क्या करना है, श्वास को छोड़ना है। अब श्वास अगर छोड़ने की बात करते हैं हम, तो श्वास छोड़ने के लिए हमको किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता तो नहीं होगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम और प्रेशर, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हमको अब कैसा करना पड़ेगा, लंग्स का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, इसमें क्या होता है, लंग्स प्रेशर अधिक होता है, इसमें क्या होगा, लंग्स प्रेशर अधिक तथा वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है। लंग्स प्रेशर कैसा होता है, अधिक, और वॉल्यूम कम होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक होता है, सॉरी कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, होता है। ठीक है, जिससे क्या होगी, जिससे लंग्स की एयर कहाँ चली जाएगी, लंग्स की एयर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और इसके लिए किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, एनर्जी की आवश्यकता, एनर्जी की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। और याद रखना है, इसमें क्या हो जाते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम, डायाफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा, रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में इतना सा अंतर है। इनहेलेशन में हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनहेलेशन में हमको कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है मसल्स को, इनहेलेशन में प्रेशर को कम करना पड़ता है, लंग्स प्रेशर को कम करना पड़ता है, वॉल्यूम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो जो हम श्वास ले रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या कहला रही है, इनहेलेशन, जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जो श्वास छोड़ रहे हैं जिसमें मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, उनको बोला जाता है क्या, एक्सहेलेशन। क्लियर हुआ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको इनकी डेफिनेशन तो पता है, इनमें होता क्या है ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ गया कभी तो आपको इनको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, हाँ, इसको क्या बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि जो इन्हें इसमें एनर्जी नहीं लगती है, इसमें एनर्जी नहीं लगती है, इसलिए इसको बोला गया है पैसिव प्रोसेस। क्या बोला गया है, ये एक प्रकार की क्या है, पैसिव प्रोसेस है। और इनहेलेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। इनहेलेशन क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है बेटा। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मतलब कि आपकी जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है यह होती है कंप्लीट। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रीदिंग के बाद में हमारी क्या है, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन, कि गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन के पहले हम देखेंगे गैसेस एक्सचेंज। क्या देखने वाले हैं, गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, ब्रीदिंग हो गई, ब्रीदिंग होने के बाद में हमारी गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं इसकी बात करते हैं। गैसेस एक्सचेंज, मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज। मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज, गैसों के जो आदान प्रदान की प्रोसेस है, गैसों के आदान प्रदान की जो प्रोसेस है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है गैसों का विनिमय। गैसों के आदान प्रदान की जो प्रोसेस है, हमने देखा था इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसमें हमने देखा कि गैसेस कैसी हो रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं सेल से ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी से सेल, सेल से एलियोलाई से ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी से एलियोलाई, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। तो गैसेस एक्सचेंज होने की प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं बेटा। तो गैसेस एक्सचेंज डिपेंड किस पे करता है, गैसेस एक्सचेंज डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस। किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है, मतलब गैसों की सांद्रता पे डिपेंड करता है, गैसों की सांद्रता पर डिपेंड करता है कि गैसें किधर जाएंगी। ठीक है, किधर इनका ट्रांसपोर्ट होगा, किधर ये एक्सचेंज होगी, किधर ऑक्सीजन जाना है, किधर कार्बन डाइऑक्साइड जाना है, ये डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस के ऊपर। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम श्वास लेते हैं, क्या होते हैं, जब हम श्वास लेते हैं, चलिए जब हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं बेटा, तो श्वास लेंगे तो क्या होगा, जो एल्वियोलाई है आपकी, इस तरीके से एल्वियोलाई है, इसको अच्छे से बिल्कुल समझना है गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रही है। एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं हम, एल्वियोलाई में क्या है, अंदर की तरफ स्क्वेमस टिश्यू है। कौन से टिश्यू है, स्क्वेमस टिश्यू है। आपने टिश्यू जब पढ़ा है उस समय में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, तो आपको याद होगा स्क्वेमस टिश्यू क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, स्क्वेमस टिश्यू टिश्यू वाले चैप्टर में आपको जाके देखना है। ठीक है, ये स्क्वेमस टिश्यू होते हैं आपके एल्वियोलाई के अंदर। आपने जब क्या किया है, जब आपने श्वास लिया है, तो श्वास लिया है बेटा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, यहाँ पर बढ़ी हुई है। ऑक्सीजन कैसी है, यहाँ पर बढ़ी हुई है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन आपको कैसी दिख रही है, ज़्यादा मात्रा में। अब क्या हुआ, यहीं से आपकी ब्लड कैपिलरीज गुजर रही हैं, यहीं से आपकी क्या गुजर रही हैं, ब्लड कैपिलरीज गुजर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से यहीं से आपकी ब्लड कैपिलरीज गुजर रही हैं, और इसी ब्लड कैपिलरीज में और क्या है, ब्लड कैपिलरीज में भी आपको देखने को मिलेंगे कौन से टिश्यू बेटा, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसका मेन फंक्शन होता है क्या, डिफ्यूजन करना। क्या होता है, मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन करना। ये है आपकी क्या, ब्लड कैपिलरीज। क्या है, ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज कहाँ से आ रही है बेटा, इधर कहीं सेल होगी, तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रही है ब्लड कैपिलरीज। क्या लेके आ रही हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रही है ब्लड कैपिलरीज, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पर क्या है, CO2 अधिक मात्रा में है, मतलब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन आपके कहाँ ज़्यादा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है आपकी ब्लड कैपिलरीज में। क्लियर हुआ? CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ब्लड कैपिलरीज में। अब क्या होगा, यहाँ पर कहीं पर बेटा, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ कहीं है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके नीचे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आपको यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम कि एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो मेम्ब्रेन बनती है, एक्सचेंज सरफेस, गैसेस एक्सचेंज सरफेस, एक्सचेंज सरफेस क्या क्या चीजें बना रही हैं। सबसे पहले तो हो गया आपका क्या, स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या हो गया, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम क्या है, सबसे पहले है आपका स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरे नंबर पे आपके आ जाएगा क्या, दूसरे नंबर पे आ जाएगा क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरा है इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन। ये बेटा आपकी ब्लड सेल्स आरबीसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है गैसेज एक्सचेंज करने के लिए। अब क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पर, इनको थोड़ा सा देखिएगा आप, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जब ज़्यादा है बेटा, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा है। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा है। और हमेशा क्या होगा जब डिफ्यूज़न होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाली है डिफ्यूज़न की, ये यहाँ जो प्रोसेस होने वाली है विनिमय की, ये किसके द्वारा होने वाली है, डिफ्यूज़न के द्वारा होने वाली है। डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस होगी, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज़न के द्वारा कहाँ चली जाएगी, आपकी ब्लड कैपिलरी में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी आपकी कहाँ पर, एलियोलाई में। ये जो प्रोसेस हो रही है इसको बोला गया है क्या, गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज किसके किसके बीच में होता है, एलियोलाई और ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज और सेल्स के बीच में। और हमने देखा कि इसके कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे ही क्या होते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे क्या होने वाली है, गैसेस एक्सचेंज होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अब हम बात करते हैं किसकी, कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कितना कितना होता है आपके एलियोलाई में और कार्बन डाइऑक्साइड में। एलियोलाई में और कार्बन डाइऑक्साइड में इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक चार्ट के रूप में इसको समझते हैं, एलियोलाई और ब्लड कैपिलरीज में एक चार्ट के रूप में समझ लें हम। नेक्स्ट में समझ लेते हैं, नेक्स्ट पेज में। चलिए, इसकी हम सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट देख लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एक नोट करके लिखना है आपको, गैसेस कहीं पर भी जीरो नहीं होती हैं, गैसेस कहीं भी 0% नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। चाहे आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करो, चाहे आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करो, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी और जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां ऑक्सीजन नहीं होगी। मतलब 0% बिल्कुल नहीं होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है 104%। कहाँ, एलियोलाई में। कहाँ होता है, एलियोलाई में। मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम में हमको याद रखना है 95%। 95% हर जगह जहां पर भी ऑक्सीजन का मैक्सिमम अमाउंट होगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है 40%, 40 mmHg, 95 mmHg, 40 mmHg। ठीक है, इसके बाद में मैक्सिमम CO2 और मिनिमम CO2।
मिनिमम CO2। मैक्सिमम CO2 की बात करें बेटा तो 45% होता है, मिनिमम CO2 होगा आपका 40% नहीं, mmHg। ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कितना होता है, उसमें कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परसेंटेज। ठीक है, चलिए एक चार्ट के रूप में हम इसको समझते हैं। अमाउंट ऑफ CO2 O2। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे गैसेस कौन सी वाली, इसके बाद में हम देखेंगे एल्वियोलाई में कितना अमाउंट होता है, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। एल्वियोलाई के बाद में देखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू। डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये अमाउंट याद रखना है आपको, गैसेज एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कितने अमाउंट में आपकी ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि जहाँ जिसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, जहाँ जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी वो वहीं से ही क्या होगा, उसका डिफ्यूज़न होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम ऑक्सीजन और सेकेंड नंबर पे है क्या CO2। अगर हम बात करें किसकी, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा की, तो आपको याद रखना है एल्वियोलाई में क्या होगा बेटा, एल्वियोलाई में होने वाला है आपका, चूंकि यहाँ तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो 104 mmHg क्या हो जाएगा, 104 mmHg, 104 mmHg। ये सारी वैल्यू किस में होगी बेटा, mmHg में। ठीक है, 104, और चूंकि मिनिमम अमाउंट किसका होता है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा 40%। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होगा कितना 40, और सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा 95, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होगा ऑक्सीजन, 45 होगा कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में 40 होगा आपका ऑक्सीजन, 45 होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चार्ट आपको याद रखना है, mmHg में सारी वैल्यू होने वाली है। अब चूंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर से ऑक्सीजन आ रही है इसलिए 104% होती है, लेकिन पूरी तरीके से वो खाली नहीं होती है, पूरी तरीके से एल्वियोलाई में ऑक्सीजन खाली नहीं होती है, वहाँ कुछ मात्रा में ऑक्सीजन ऑलरेडी बची हुई होती है। ठीक है, केवल 95% ऑक्सीजन ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफर होती है आपकी। तो 95 जो है mmHg ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होगी और 40 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 40 ऑक्सीजन होगी तो 45 कार्बन डाइऑक्साइड होगी। मैक्सिमम अमाउंट में आपको देखने को मिलेगी क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस चार्ट के बेस पे आपको याद रखना है। अब आप बताइए, अगर एल्वियोलाई में 104 mmHg ऑक्सीजन है तो वो 104 mmHg ऑक्सीजन जो है ज़्यादा होने के कारण वो कहाँ जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में विषण होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितनी होना चाहिए आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पर
104 है क्या, 104 है ऑक्सीजन और 40 है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कि ये इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें होता है, लेकिन कितनी 40 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और यहाँ कितनी है, यहाँ है 45 mmHg। कितना है, 45 mmHg है। तो बताइए यहाँ ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड तो ये किधर चली जाएगी, 5% इधर, और यहाँ 104 mmHg है तो 104 में से 95 mmHg कहाँ चली जाएगी, आपकी ब्लड कैपिलरीज में। तो इनका मेन रीज़न होता है इनका कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी वहाँ उसी से कम मात्रा की तरफ डिफ्यूजन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका था क्या, गैसेज एक्सचेंज। और गैसेज एक्सचेंज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने देखा किसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब बेटा अगर कॉन्सेंट्रेशन हो गया है हमारा, ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। क्या देखते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, गैसों का परिवहन कैसे होता है, इसकी बात करेंगे हम। गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। अब जब गैसेस एक्सचेंज हो गई बेटा, आपकी गैसें एक्सचेंज हो गई हैं, अब जो गैसेस एक्सचेंज हुई हैं उनको ब्लड कैपिलरी से कहाँ जाना है, ब्लड सेल्स तक जाना है, और ब्लड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कहाँ आना है, लंग्स तक आना है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये कैसे होता है, इसकी हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो हमको कितनी गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो कितनी गैसें हो जाएंगी बेटा, हमको 2 गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करना है। हम दोनों गैसों को यहीं पर समझेंगे, दोनों गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करना है हमको। पहली गैस है क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। और दूसरा देखेंगे हम क्या, CO2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट। दोनों का ट्रांसपोर्ट हम यहाँ देखने वाले हैं। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हम। सबसे पहले ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें बेटा, तो हमने बोला कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई में कितना होता है, एल्वियोलाई में होता है 104 mmHg होता है, 104 mmHg होता है, जिसमें से केवल 95 mmHg कहाँ जाता है, आपके ब्लड में। 95 mmHg क्या होता है, ब्लड में जाता है। अब इस 95 mmHg को अगर हम मान ले कि ये क्या है, 100% है, क्या है ये, 100% है। अगर ये 100% है बेटा, तो इसमें याद रखना है आपको कि इस 100% का ओनली 3% क्या, ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाता है। ठीक है, तीन % और 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। केवल 3% प्लाज्मा। आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन बेटा, क्योंकि 95 mmHg ब्लड में आपकी जो है ऑक्सीजन होती है, अब 95 को अगर 100% मान ले तो 3% आपकी जो है 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व होके जाएगी, और 97% जो ऑक्सीजन होगी वो हीमोग्लोबिन के साथ में ट्रांसपोर्ट होगी। किसके रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। किसके रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होने वाली है, ये ट्रांसपोर्ट होने वाली है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनाता है, किस तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में इसका ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी बात करते हैं हम। किस तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी बात करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन में आपके एक तो है हीम और दूसरा है क्या, ग्लोबिन। हीम है और ग्लोबिन है। हीम क्या है, आयरन है, और ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। इसमें ऑक्सीजन जो है इसी आयरन के साथ में बॉन्ड होके, आयरन के साथ में क्या करती है, बॉन्ड बना के ऑक्सीजन जुड़ती है। इसी ऑक्सीजन से क्या जुड़ा होता है, सॉरी, इस ऑक्सीजन से इससे क्या जुड़ी होगी, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगी। एक आयरन के साथ में एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाती है, एक आयरन के साथ में क्या होता है, एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और इसी से निकलता है क्या, यहीं से क्या निकलता है, इसी से जुड़ा होता है क्या, ग्लोबिन प्रोटीन। क्या जुड़ा होता है बेटा, ग्लोबिन प्रोटीन, इसी से जुड़ा होता है। और ये ही जो संरचना है इसको बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी फॉर्म में जो है वो ऑक्सीजन, इसी फॉर्म में ऑक्सीजन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे हमने सांस लिए, सांस लेने के बाद में क्या हुआ, हमारी ऑक्सीजन अंदर आई, ऑक्सीजन अंदर आने के बाद में एल्वियोलाई में क्या हुआ, इनका ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, एक्सचेंज हुआ। गैसेस कैसी हुई, एक्सचेंज हुई, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा इनके बीच में क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन होने के बाद में जब गैसेज एक्सचेंज हो गई तो ऑक्सीजन जो है आपकी 95 mmHg ऑक्सीजन आपकी ब्लड कैपिलरीज में आ गई। जब 95 mmHg ऑक्सीजन आपके ब्लड कैपिलरीज में आ गई तो ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ में, आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड बनाती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या होती हैं, ये ट्रांसपोर्ट होती हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है इसकी बात की है हमने, एक आयरन के साथ में केवल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है और इसी के साथ में जुड़ा होता है क्या, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। और इस तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आपका क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। इसीलिए तो इसकी जो, अगर हम इसकी बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखा जाता है HbO8। क्या लिखा जाता है, HbO8 लिखा जाता है। ऑक्सीजन 2, सॉरी ऑक्सीजन कितने, 8 और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए, तो अब ये आपको याद हो गया होगा कि ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के बाद में हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर हम करें तो आपको पता होना चाहिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें 45% जो है मैक्सिमम अमाउंट होता है किसका, मैक्सिमम अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। 45% मैक्सिमम अमाउंट होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम इसको 100% मान ले, क्या होता है, अगर ये 100% मान ले तो इस 100% में से, इस 100% में से लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में बबल्स के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, बबल्स के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और 20 से लेकर 25% CO2, 20 से लेकर 25% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाकर ट्रांसपोर्ट होती है। अब बाकी बचा कितना, 70 से 71%, कितना, 70 से 71% जो आपका क्या बचा,
कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है किससे, कार्बोनिक अम्ल के रूप में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ में कोई किसी भी प्रकार की साझेदारी, मतलब बोलना चाहिए किसी प्रकार का झांसा नहीं देती है, ना ही किसी प्रकार का लालच है। उसको जाना है किसके साथ में, ऑक्सीजन को किसके साथ में जाना है, बिल्कुल ऐसा तय है, उसने फिक्स करके रखा है कि मेरे को तो क्या करना है, सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ ही जाके जुड़ना है, मेरे को किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि मेरे को 2 रास्ते में या 3 रास्ते में जाना है। सिंपल सा वे है ऑक्सीजन का, सीधी सिंपल सी। कोई भी अगर मान लो, ये एक लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो क्या होता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जिसको क्या है, बहुत बुरी चीज़ें हैं जो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ठीक है, अच्छी चीज़ है डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वहीं जाएंगे। तो वैसे ही ऑक्सीजन भी है, अच्छी चीज़ है, डायरेक्ट हमको कहाँ जाना है, एक ही जगह पे जाना है, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ना है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की तो हमारी बॉडी के लिए कैसी है, एक तरीके से वेस्ट है। तो इसके लिए क्या है, इसको बाहर निकालने के लिए हम 2-3 तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको। तो 2-3 तरीके कौन से हैं, जिसमें से 7% जो है प्लाज्मा में घुलकर जाती है, जो बबल्स के रूप में होती है। 20 से 25% तो क्या होगा आपका, इसी में से जो कहाँ गई आपकी 95%, इस 95 mmHg में से आपका 40 mmHg 45 mmHg जो जा रहा है, 90 mmHg में से 45 mmHg अगर जा रही है ऑक्सीजन सेल्स के अंदर, तो बेटा बची कितनी, 40 mmHg तो अभी भी ऑक्सीजन है ना। और ऑक्सीजन तो आपको पता है किससे जुड़ी हुई रहेगी, ऑक्सीजन हमेशा हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई रहेगी, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 40 तो वही रहेगा ना। बचा बस एक ही ऑक्सीजन को, 1 या 2 ऑक्सीजन को हटाकर ही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी जगह बना पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की ज़्यादा होती है। और इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, कार्बोनिक किसकी होती है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की, किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल को हटाकर ही क्या हो सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, केवल 20 से 25% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या होगी, हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। अब ये कार्बोनिक एसिड कैसे बनाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होती, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, इसकी थोड़ी सी कहानी पढ़ते हैं हम। बेटा अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, लेकिन अगर ये बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके ब्लड में वाटर है, क्या है, ब्लड में जो वाटर है, इसके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2CO3, क्या बनाता है, H2CO3, क्या है, ये कार्बोनिक अम्ल है। लेकिन कार्बोनिक अम्ल एसिड के फॉर्म में आपके ब्लड में तो बह नहीं सकता, एसिड के फॉर्म में आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी बह नहीं सकता या फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बेटा ये जो कार्बोनिक अम्ल है, ये कार्बोनिक अम्ल ब्रेकडाउन होता है और हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, और इसी बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ तक जाता है, ये कहाँ तक जाएगा, आपके लंग्स तक जाने वाला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज़ें होती हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन बनाता है और ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है, इसमें ये कार्बोनिक अम्ल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी हम बात करते हैं, थोड़ी सी इसकी बात करते हैं हम। तो क्या होता है बेटा, आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं इस तरीके से, इस ब्लड कैपिलरीज में क्या है, आरबीसी है, क्या है, इस ब्लड कैपिलरीज में है आरबीसी, इस तरीके से क्या है, आरबीसी। इस आरबीसी के अंदर, इस आरबीसी के अंदर क्या है, आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल, इस तरीके से क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है,
हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जा रहा है, लेकिन क्या करना है हमको, जो हमने लिखे क्या, H2CO3, ये H2CO3 हाइड्रोजन आयन और क्या बना रहा है, बाइकार्बोनेट आयन बना रहा है। ये बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनेगा और कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए। तो बेटा बाइकार्बोनेट आयन जैसे ही बना, यहाँ पर क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन बनेगा, HCO3 माइनस बनेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन आयन तो रिलीज होगा ना, हाइड्रोजन आयन तो इसमें रिलीज हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसको समझना है। हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन के पास में जो ग्लोबिन प्रोटीन था, क्या था, इस हीमोग्लोबिन के पास में जो ग्लोबिन प्रोटीन था, इस ग्लोबिन प्रोटीन के साथ में हाइड्रोजन आयन आके बाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ आके हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएगा। क्योंकि हम हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा नहीं सकते, एसिडिक नेचर होने लगेगा। कैसा होने लगेगा, बेसिक नेचर होने लगेगा बहुत ज़्यादा। तो ये क्या कर रहे हैं हम, मेंटेन करने के लिए मतलब आपका क्या बोलना चाहिए, एसिडिक नेचर बाहर अगर हो रहा है तो इसको भी हमको बेसिसिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए क्या किया गया, हाइड्रोजन आयन को अंदर भेजा गया। अब जैसे ही हाइड्रोजन आयन अंदर आया तो यहाँ पर बहुत सारे क्लोरीन आयन थे, ये क्लोरीन आयन क्या हो गए, बाहर चले गए, जिससे हमारे ब्लड को मेंटेन करने में हमको आसानी हुई। ठीक है, अब क्या हो गया, क्लोरीन आयन बाहर आ गया, हाइड्रोजन आयन अंदर चला गया। अब इसी फॉर्म में क्या होने लगेंगे, ट्रांसपोर्ट होने लगेंगे। ट्रांसपोर्ट होने लगेंगे। इसके बाद में जब कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे लंग्स के पास में। ये कहाँ जाने वाले हैं, लंग्स के पास में। जैसे ही ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचेंगी, लंग्स तक पहुंचने के बाद में ये क्या करेगा, फिर से क्लोरीन आयन अंदर जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, क्लोरीन आयन अंदर आएगा और हाइड्रोजन आयन फिर से कहाँ चला जाएगा, बाहर। क्लोरीन आयन क्या हुआ, क्लोरीन अंदर आया और हाइड्रोजन फिर से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लोरीन आयन आके जुड़ेगा तो हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाएगा। यह हाइड्रोजन आयन जैसे ही बाहर निकला, फिर से क्या करेगा, CO2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर जो क्या है, OH माइनस, ये OH माइनस H+ के साथ में जुड़ के फिर से क्या बना लेंगे बेटा, H2O बना लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ चली गई, लंग्स में चली गई और लंग्स में जाने के बाद में बाहर निकल गई। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये जो प्रोसेस हो रही है आपकी, क्या समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, क्या हुआ, ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज में RBC है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम मात्रा में है, लगभग 7%, 20 से 25%, लगभग आपका 71% जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है, 71% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल बनाकर बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कार्बोनिक अम्ल के रूप में ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि एसिडिक नेचर हो जाएगा ब्लड का। इसीलिए क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल किस में कन्वर्ट हो गया, बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन का परसेंटेज, हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा ब्लड में ना हो, इसीलिए क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा ना हो, इसीलिए हाइड्रोजन आयन क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन से आकर बाइंड हो जाता है और जो आपके RBC के अंदर क्लोरीन है वो कहाँ चले जाते हैं, आपके प्लाज्मा में चले जाते हैं। ठीक है, जब प्लाज्मा में क्लोरीन चलेगा इस रूप में ट्रांसपोर्ट होते चलते हैं। जैसे ही लंग्स के पास में कार्बन गैसेज एक्सचेंज करने की बारी आती है बेटा, तो क्या होगा, क्लोरीन फिर से क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन बाहर चला जाएगा और हाइड्रोजन आयन जैसे ही बाहर गया तो जो बाइकार्बोनेट आयन थे, बाइकार्बोनेट आयन क्या करेंगे, फिर से कार्बोनिक अम्ल, ये जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के OH माइनस फिर से क्या बना लेगा, H+ के साथ में मिलकर H2O बना लिया, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। ठीक है, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है, ये हाइड्रोजन और किसकी, क्लोरीन की, इसको बोला जाता है क्लोरीन शिफ्ट। क्या बोला जाता है, क्लोरीन शिफ्ट। तो क्लोरीन शिफ्ट कहाँ होता है, तो याद रखना है क्लोरीन शिफ्ट कहाँ होता है, तो बेटा क्लोरीन शिफ्ट होता है आपके कहाँ, क्लोरीन शिफ्ट कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में होता है क्या, क्लोरीन शिफ्ट।
ठीक है, क्लोरीन शिफ्ट। और इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको एक और नाम दिया जाता है, याद रखना है, हैम्बर्गर फिनोमिना। क्या बोला जाता है? हैंगरबर्ड, क्या बोला जाता है? हैम्बर्गर फिनोमिना। ठीक है, हैम्बर्गर फिनोमिना क्या होता है? तो याद रखना है, किसका? हाइड्रोजन का अंदर आना और क्लोरीन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? क्लोरीन शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना कहलाता है। जब क्लोरीन आयन फिर से अंदर आके हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं तो इसको रिवर्सेबल, क्या बोला जाएगा? रिवर्सेबल क्लोरीन शिफ्ट। क्या बोला जाएगा? रिवर्सेबल क्लोरीन शिफ्ट। ठीक है, रिवर्सेबल क्लोरीन शिफ्ट होती है, बाइकार्बोनेट आयन फिर से क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल बना के जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। इस तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, चलो इसमें नोट करके लिखना है, नोट करके लिखेंगे। नोट याद रखना है आपको, जो आपका बाइंडिंग नेचर है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग नेचर, बाइंडिंग नेचर बाइंडिंग नेचर बाइंडिंग नेचर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया तो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है क्या? आपके बाइंड या बॉन्ड बनाने की प्रोसेस। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से बेटा ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है, आपके बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो होती है कैसी? कंप्लीट। कैसी होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है, चलो इस तरीके से हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। आपका लास्ट पॉइंट है क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है बेटा, इसमें क्या होगा? इसमें ग्लूकोज किसकी प्रेजेंट में? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होती है और क्या बनाता है? H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ATP के रूप में बनाता है। ATP के रूप में एनर्जी बनाता है, H2O CO2 और ATP के रूप में एनर्जी बनाता है। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये सेल के किसमें कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया प्लस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। जब अगर आपने ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट होता है अगर आपने नहीं देखा है तो आपको सर्च करके देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमने पढ़ लिया है बेटा, तो रेस्पिरेशन आपको जाके देखना है, आपको सर्च मारना है रेस्पिरेशन बाय हिमांगनी मैम, तो आप उसको समझ पाएंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पॉइंट थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा काम करता है। रेस्पिरेशन जो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, रेस्पिरेशन की जो डिटेल प्रोसेस है हमने पढ़ लिया है, तो उसको जाके जरूर देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में कैसे आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, चलिए तो इस तरीके से बेटा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कुछ पार्ट था
वो कंप्लीट, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा कंप्लीट। कल हम इसके बारे में देखेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है, हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम होता है, जो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ये किस टाइप से होता है, एक वॉल्यूम कितना होता है, और इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई होगी। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको सिर्फ पॉइंट याद करना है और एक कहानी जैसे याद करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, रेस्पिरेशन के। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है बेटा तो क्या करना है, आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना। आप लोग शेयर करते नहीं हैं, हो सकता है कि वीडियो देखने से किसी का फ़ायदा हो जाए। आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो लोगों का भी फ़ायदा कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे आपको और भी वीडियोस मिलते रहे। ठीक है बेटा, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।